हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले देखिए मैंने सीडीपी के क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसे जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग हिंदी के सवालों को टारगेट करेंगे। याद रखिएगा, आगे और भी आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आपको अगला जो है कौन से ईयर का कौन सा सब्जेक्ट देखना है नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लाइक आप जरूर दबाएंगे क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है, बिना किसी बैच के लालच में, बिना किसी इधर उधर के लालच में, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे फ्री में आपको क्लासेस दी जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजभाषा का क्या तात्पर्य है। देखिए देश की संस्कृति की भाषा है। तो देखिए देश में भारत देखिए क्या है, डाइवर्स कंट्री है, यानी कि यहाँ पे विविधता है। देश में जो है बहुत अलग अलग संस्कृतियां आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में ही आप देख लो, यहाँ पे संथाल लोगों का अपना कल्चर है। यहाँ के जो कर्मा पर्व मनाने वाले कुछ लोग हैं उनका अलग जो है संस्कृति है। यहाँ पे जो और भी जाति के लोग रहते हैं तो सबकी अलग अलग संस्कृति है। झारखंड में ही हजारों तरह की संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह पूरे भारत में लाखों करोड़ों संस्कृति आपको देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो राजभाषा देश की संस्कृति वाली भाषा तो हो नहीं सकती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो देखिए ऐसा कोई स्टैटिक्स सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं है जहां पे सरकार ने बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर जो है लोगों का सर्वे करवाया हो, जनगणना करवाई हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए आखिरी वाला ऑप्शन, आदर्श और परिनिष्ठ। तो देखिए हिंदी आदर्श भाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा जो है एक्चुअली ये हिंदी नहीं है। याद रखिएगा, राजभाषा कहीं भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली देखिए ये है क्या, सॉरी, राष्ट्रभाषा कोई है नहीं। एक्चुअली होगा क्या कि इसे जो है सरकारी कामकाज की भाषा बनाई गई है। तो रेलवे में जब आप यात्रा करते हो, रेलगाड़ी में जब यात्रा करते हो आप, तो देखना कई जगह पे रेलवे स्टेशन पहुंचने के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा, कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी भाषा का प्रयोग करें। और कई कई एम्प्लॉय को रेलवे जो अपने एम्प्लॉय को जो है पुरस्कार भी प्रदान करती है ये काम करने के लिए। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा है, इसे ही राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए पूछता हूं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इजी सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा ये नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। अगर ये एग्जाम में आपका गलत हो जाए तो फिर आप बहुत कष्ट में रहोगे। एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग ढूंढेंगे और आंसर की ओर चलेंगे। भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में सवाल पूछा गया है। प्रत्येक भाषा की अलग से एक संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। अगला देखिए, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, ये भी बात सही है। हर एक सभ्यता और भाषा में अलग अलग जो है लैंग्वेज पैदा होता है, तो ये सही बात है। अगला देखिए, भाषा संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक की ओर लेकर जाता है, यानी कि सूक्ष्म से विश्लेषण की ओर लेकर जाता है, जो कि बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक बात जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या है, भाषा सरल होती है पहले और बाद में कठिनता की ओर जाती है। नहीं, भाषा होती है कठिन, किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप फ्रेंच जो है सीख कर आओ, तो आप क्या फ्रेंच तुरंत सीख लोगे क्या? लेकिन जब आप फ्रेंच थोड़ा बहुत सीख लोगे तो धीरे धीरे आपके लिए जो है द्वार खुलते जाएंगे। सेम विद चाइनीज, आप अगर मैंडेरिन या फिर चाइना का जो लैंग्वेज है वो सीखने की कोशिश करोगे तो आपको शुरू में बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट उल्टा दे दिया गया है, कठिन से जो है सरल की ओर जाती है, लेकिन नहीं पूछा गया है तो यही आंसर सत्य नहीं है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सबको एक समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं? समान दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे समदृशी कहा जाता है। इसे जो है समदृशी यानी कि ऑप्शन सी कहा जाएगा। कुछ और ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूरदर्शी जो है किसे कहा जाएगा? दूरदर्शी जो है विद्वान जैसे व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। फिलोसोफर जो होते हैं वो दूरदर्शी सोच के होते हैं। जैसे कि भारत में कौन कौन फिलोसोफर हुए हैं? गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, ये दूरदर्शी व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, पार्टियां आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन हमेशा जो है देश बचा हुआ होना चाहिए। तो कितनी दूर की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, उनसे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं। आगे देखिए, दयालु यानी कि जो दूसरे में भी जो है करुणा ढूंढ ले, दूसरे के दुख में भी अपना दुख ढूंढ ले, उसे दयालु कहते हैं। एक नयन, ये तो बहुत ही आसान है कि आंख को नयन कहा जाता है, चक्षु कहा जाता है। तो एक नयन
का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। सी आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बड़ा ही सरल सा सवाल है ये। पानी पानी होने का मतलब होता है लज्जित हो जाना। सपोज कर लो कि आपकी जो है पेंट में पानी गिर जाए और सबके सामने आप देखोगे तो लगेगा कि आपने टॉयलेट कर दिया है, तो आप अगर ऐसा देख लोगे तो आप पानी पानी हो जाओगे। या सपोज कर लो कि भरे क्लास में अगर किसी को खड़ा करके पूछ दिया जाए कोई सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल, और आप नहीं बता पाओ, टीचर के सामने, पूरे क्लासरूम के सामने आप पानी पानी हो जाओगे, यानी कि आप क्या हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए लगातार बारिश होना को इंग्लिश में एक फ्रेज है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कैट्स एंड डॉग्स। बोलोगे ये क्या बात होगी? जी हाँ, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउनपोर। इसे क्या बोलेंगे? डाउनपोर कहा जाता है इंग्लिश में। याद रखिएगा, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों को आप एडजस्ट करके पढ़ोगे तो आप सीख पाओगे। डाउनपोर का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना, लगातार बारिश होना, और इंग्लिश का इसका फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उर्वर शब्द का विपरार्थक यानी कि ठीक उल्टा क्या है? क्या पूछा गया है? उर्वर का मतलब होता है फर्टाइल, यानी कि वो जमीन जहाँ पे आप बहुत फसल को उगा सकते हो। उपजाऊ वो जमीन है जहाँ पे तरह तरह के फसलों को, अलग अलग तरह के जो ग्रेन है यानी कि अनाज है या फिर पल्सेस है, दाल वगैरह जो है आप यहाँ पे उगा सकते हो, फ्रूट्स उगा सकते हो। तो ऐसे जमीन को जो है क्या कहा जाता है? उर्वर कहा जाता है। पूछा गया है उल्टा, तो उर्वर का उल्टा उसर हो जाएगा। उसर का मतलब होगा इनफर्टाइल, बैरन जमीन। बैरन जमीन का क्या मतलब हो गया? ऐसी जमीन जो कि क्या है, बहुत ही उपजाऊ नहीं है, बल्कि पत्थर वाली जमीन है जिसपे आप कुछ भी उगा लो ये उगेगा नहीं। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। कमल का पर्यायवाची, जहां आप देखोगे आपको लगेगा अरे फटाफट ढूंढो, पंकज इसका सही जवाब हो जाएगा, राजीव सही जवाब हो जाएगा, नीरज। लेकिन देखना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना होगा। नहीं वाला शब्द यहाँ पे आपके पूरे सेंटेंस के मीनिंग को ही चेंज कर रहा है, अर्थ को ही बदल दे रहा है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है तो वारिद। वारिद का मतलब होता है जो प्रेजेंट में जीता हो, यानी कि वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वारिद कहा जाता है। उर्दू का ये शब्द है। लेकिन आपसे यही पूछा गया है कौन नहीं है, तो यही आंसर सही है। राजीव, नीरज और पंकज का मतलब कमल ही होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बड़ा आसान सा सवाल है, ऐसे सवालों को नहीं देना चाहिए मुझे लग रहा है। देखिए परमेश्वर को अगर आप दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, परम जोड़ ईश्वर, उसे बोला जाता है परमेश्वर। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके लिए? तो देखिए ऑप्शन बी आपके लिए क्या है? ऐसा ही सही जवाब दिखेगा, 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्कर्ष, उत्सव और उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये तो आसानी से उत जोड़ कल उत्कल हो जाता है, उत जोड़ कर्ष उत्कर्ष हो जाता है, तो उत इसका सही जवाब है। लेकिन ये सारे शब्द याद रखिएगा, उत्सव, उत्कर्ष, उत्कल, उत्कृष्ट, ये सभी वर्ड जो हैं संस्कृत के हैं। किसके हैं? संस्कृत के हैं। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अखबार पूछ दिया जाएगा कौन सा वर्ड है, बाजार कौन सा वर्ड है, तो ऐसे शब्द जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए नीला है अंबर जिसका, अगर आप इसे तोड़ोगे, नीला है अंबर जिसका, यानी कि आकाश जो है पूरा नीला हो जाए, तो वो आसानी से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो वो अलग होगा, कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन नीला है अंबर जिसका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलराम को कहा जाता है नीला है जिसका अंबर, तो फिलहाल ये सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुब्रीही। जैसे कि पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर विष्णु को कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, महादेव को कहा जाता है, और महादेव को कहा जाता है नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो देखिए जब किसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाए और किसी व्यक्ति का नाम आ जाए किसी, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? वो बहुब्रीही समास हो जाएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आता है एक सवाल कि कर्मधारय और बहुब्रीही दोनों दिखे तो किसे लगाए? तो डाउट अगर हुआ तो आप बहुब्रीही के साथ जाओगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक पद्यांश यानी कि कविता के कुछ जो है छंद दिए गए हैं, कुछ जो है पंक्तियां दी गई है, आपको ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? अभी आपको लगेगा सब शब्दों के जो धार होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, वो भी सही है, लेकिन कविता के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो देखिए कल्पना की जीभ में भी धार होती है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। यहां से देखिए आंसर आपको मिल गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
कवि के अनुसार जीभ में जो तेज धार होती है किसकी होती है? कल्पना की। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसके हाथ में तलवार होती है? चलिए फिर से आते हैं पीछे। तो देखिए किसके हाथ में तलवार होती है? तो केवल स्वामी के हाथ में ही तलवार होती है। किसके हाथ में? स्वामी यानी कि मालिक के हाथ में ही जो है क्या होती है? तलवार होती है। और मालिक कौन है? एक मिनट, मालिक कौन है वो आप यहां से देख लीजिए। स्वामी नहीं, यहाँ एक्चुअली स्वप्न होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ये जो है स्वप्न होगा, यानी कि स्वप्न के हाथों में क्या होती है? तलवार होती है। ऑप्शन बी। अब देखिए पैसेज को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए एक हिंट मैं दे दे रहा हूं। आप ना पूरे पैसेज को मत पढ़ो, आप क्या करो क्वेश्चन आंसर को पढ़ो, और क्वेश्चन आंसर से जो पैसेज में जो शब्द दिए गए हैं या फिर जो सेंटेंस दिया गया है वहां से आप उत्तर को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आसानी से आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, टाइम आपका कम में जो है आप अधिक प्रश्नों को हल कर पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है। आपको एक गद्यांश दिया गया है, यानी कि एक गद्य के छोटे से पार्ट को दिया गया है, इसे पढ़ना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए समाज का जो प्रतिनिधित्व साहित्यकार करता है, जिसमें वह जिस समाज के बारे में वो लिखना चाहता है उसी का वो प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि सपोज कर लो कि वो किसी शराबी के बारे में लिखेगा, हो सकता है कि उसके गांव में जो है कोई भी शराब ना पीता हो, लेकिन कहानीकार के बारे में यही तो बात है कि साहित्यकार के बारे में यही बात है कि वह किसी भी कैरेक्टर को रिसर्च करने के लिए दूसरे गांव में चला जाएगा। यानी कि वो जिस समाज के बारे में लिखना चाहता है उसका वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमेशा इनमें से सभी आंसर नहीं होता है, इस बात को खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है। इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? तो देखिए इंद्रिय बोध में जो आपको समास देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलेगा। देखिए अंतिम पद जो है गायब हो जाए, एक्चुअली अंतिम पद जो है प्रधान हो तो उसे जो है कहा जाता है तत्पुरुष समास। प्रथम और अंतिम जो वो तत्व हैं दोनों में योजक चिन्ह लगे होते हैं, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो जो योजक चिन्ह है वो हट जाए, उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो इंद्रिय बोध में आपको क्या देखने को मिलेगा? तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य हमें क्या बताता है? तो देखिए साहित्य का क्या काम है? सामाजिक वर्चस्व करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए सामाजिक वर्चस्व नहीं, सामाजिक में जो है समाज में जो है सौहार्द पैदा करना है, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहना है। तो यहाँ पे सामाजिक वर्चस्व नहीं सौहार्द होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अगला, समाज व्यवस्था को बदलते रहना चाहिए। तो देखिए नहीं, समाज की व्यवस्था को बदल दोगे, कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसे हमेशा कायम रहना चाहिए, जैसे कि अपने से बड़ों को इज्जत देना, इसे आप बदल दोगे तो फिर समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगला पढ़िए। तो ये देखिए दो कट गया, तो इनमें से सभी तो होने से रहा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग? देखिए समाज कैसे सुखी रहेगा, कैसे समृद्ध होगा, कैसे इसका सुरक्षा किया जा सके, इसका विकास कैसे किया जा सके, साहित्य यही काम करता है। हमारे लिए मिरर का काम करता है, आईने का काम करता है। आईने का काम कौन करेगा? आईने का काम करेगा साहित्यकार या फिर फिल्मकार। अगला सवाल, कवि आदर्श होता है, कवि जो है किसके लिए आदर्श होता है? उसके समाज के आदर्श के अनुरूप होता है कवि, या वो स्वयं के आदर्श के अनुरूप होता है, या फिर उसके परिवार। देखो कवि और जो ये कहानीकार वाले लोग होते हैं ना, वो समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलते, ना ही अपने परिवार के अनुरूप बदलते हैं, तो ये इनमें से सभी भी कट जाएगा। वे स्वयं के अकॉर्डिंग, उनके अंदर में जो सेल्फ अवेयरनेस आती है कि हाँ ये काम करना चाहिए, वो इंसान वो काम करेगा, ये जो विषय है इस पे लिखना चाहिए, तो कभी उस पे कविता लिखेगा या फिर कहानी लिख देगा, तो वो खुद के चीज़ों को देखता है। तो देखिए ये मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, आगे और भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके पूरी वीडियो आपने देखी है। आपके एक जय हिंद से मुझे एक मैसेज आएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू सो मच।